हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों से कल बात हुई थी, कल हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था और उसमें ये बताया था कि हम कल से पार्टनरशिप फर्म यानी कि अकाउंटेंसी क्लास 12 सेशन 2023-24 इस सेशन का आगाज़ कर देंगे, जो कि आज हमने शुरुआत कर दी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अकाउंटेंसी है उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही बेसिक्स हमें सारी चीज़ें बताती हैं कि हम अकाउंटेंसी को या पार्टनरशिप फर्म को आगे किस तरह से देखेंगे और कितनी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज बिना देर न किए हुए स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्चुअली होती क्या है। अब यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि जब हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, तो इसका बहुत सीधा सा मतलब ये है कि हमें पार्टनरशिप फर्म में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है और कोई भी चीज़ हम नहीं जानते हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में। तो स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं और बेसिक से हम सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो नेचर होता है पार्टनरशिप फर्म का वो होता क्या है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से अगर आप 50 साल या 100 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पर ज़्यादातर लोग जो बिजनेस करते थे वो करते थे सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनर होता था, सिंगल पर्सन होता था जो बिजनेस कर रहा होता था, सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा होता था। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, कंट्रीज में डेवलपमेंट पैदा हुआ और जैसे जैसे डिस्कवरीज होती रही, लोगों को ऐसा लगा कि बिजनेस को और ज़्यादा स्केल किया जा सकता है और बहुत सी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो आया। उस रेवोल्यूशन की वजह से हमारे बिजनेसेस क्या हो गए कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने लगे। तो ज़्यादातर जितने भी बिजनेसमैन थे, बहुत से बिजनेसमैन ऐसे थे जो उनके पास कैपिटल की कमी होने की वजह से अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पा रहे थे, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे थे और बिजनेस को काफ़ी अच्छे स्केल पर ले जा पा रहे थे। लेकिन उनकी भी अपनी एक लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी? पूंजी की, कैपिटल की। कैपिटल ना होने की वजह से वो बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हर एक इंसान को पता है, हर इंसान भी जानता है कि किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इसी चीज़ की कमी से ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटर या सिंगल ओनर हमेशा जूझते थे। अब यहाँ पर जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, सारी चीज़ें समझ में आने लगी, बिजनेस को एक्सपेंड करने का तरीका समझ में आने लगा, तो उस टाइम पर एक नई तरह के बिजनेस या नई तरह की यूनिट्स को बनाने का ऑप्शन उन लोगों के सामने आया, जिसको हम लोग पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब जब बात होती है पार्टनरशिप फर्म की, तो इसको किस तरह से समझा जाता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं, ये वन बाय वन करके हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर बताना चाहें कि जिस वक्त सोल प्रोप्राइटर्स को पैसों की कमी हुई तो उन्होंने क्या किया कि जब अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत थी, उनको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत थी और उनको ये पता था कि उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो उस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म का एस्टैब्लिश किया। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम दो लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम एक पार्टनरशिप फर्म को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही दो लोग आते हैं तो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और इस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में मिनिमम 2 लोग होना चाहिए और मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को किस स्केल पर बढ़ाना चाहते हो और कितना बड़ा करना चाहते हो। जब ये सारी चीज़ें आपके माइंडसेट में क्लियर हो जाती हैं, तब हम जाकर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और नेचर जो होता है पार्टनरशिप फर्म का वो यही होता है कि कम से कम 2 से ज़्यादा लोग जो हैं वो किसी बिजनेस में अगर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एज अ पार्टनरशिप फर्म बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या एस्टैब्लिश करते हैं। जैसे ही हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म क्या है, उसके बारे में हमें समझ में आ जाता है, तो हमें इसकी डेफिनेशन समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और ये हम समझ जाते हैं कि पार्टनरशिप फर्म एक्चुअली
होता क्या है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों, ठीक है, वो दोनों या 2 से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हो, आपस में इस चीज़ का एग्रीमेंट कर रहे हो, जिससे कि वो आपस में फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे और जो भी कैपिटल इन्वेस्ट होगी इन्वेस्ट करेंगे और उस बिजनेस को या तो सारे पार्टनर्स के थ्रू चलाया जा सकता है या उसमें से कोई एक या 2 भी पार्टनर जो भी उस बिजनेस को रन करना चाहें वो रन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन को आप लोगों के सामने रख दिया, जिससे कि हमें समझ में आ जाता है कि ये एक एक्ट बना था जिसमें ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है। जब 2 लोग आपस में इस चीज़ के लिए सहमति बना लेते हैं कि हम फ्यूचर में जो प्रॉफिट है वो शेयर करेंगे और उस बिजनेस को चलाने के लिए सभी पार्टनर एज अ एक्टर, एज अ एक्टिंग पार्टनरशिप काम कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे भी काम कर सकते हैं, यानी कि उसमें से कुछ लोग बिजनेस को रन कर सकते हैं और कुछ लोग नहीं भी कर सकते हैं। तो ये आपस में एग्रीमेंट हो जाता है, ये एक डेफिनेशन के रूप में इसको क्लियर किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स के बारे में भी आप लोगों को पता है कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी भी पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए होना चाहिए। ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तभी एक पार्टनरशिप फर्म अच्छे से चल सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम लोग पार्टनरशिप फर्म को रन करते हैं तो एग्रीमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रीमेंट में हर चीज़ क्लियरली मेंशन रहती है, तो हमें बिजनेस चलाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और किसी तरह के डिस्प्यूट्स का सामना नहीं करना पड़ता है। तो एग्रीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड फीचर है हमारा बिजनेस, जो भी हम लोग पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं उसका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। ऐसा नहीं है कि हम लोग समाज सेवा के लिए कोई भी बिजनेस रन करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। पार्टनरशिप फर्म किसी भी समाज सेवा के लिए रन नहीं की जा सकती। इसका मेन उद्देश्य होना चाहिए आपस में प्रॉफिट को बांटना। प्रॉफिट के उद्देश्य से ही इस बिजनेस को रन किया जा सकता है। थर्ड होता है आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करना। हम लोग प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके बारे में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा ये फीचर्स इसमें ये बताया जाता है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं और एजेंट के रूप में इस पार्टनरशिप फर्म में क्या होते हैं कि जो प्रिंसिपल और एजेंट के रूप में ये काम किए जा सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस को रन किया जा सकता है सभी के थ्रू या उसमें से किसी एक पार्टनर के थ्रू बिजनेस को रन किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स के थ्रू बिजनेस को रन किया जा सके। तो बिजनेस कोई एक भी चला सकता है और बाकी सभी मिलकर भी बिजनेस को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर्स के राइट सभी को पता है कि हर पार्टनर को इस बात का राइट होता है कि वो प्रॉफिट आपस में, यहाँ पर ये बता दिया कि हर पार्टनर को राइट होता है प्रॉफिट लेने का। सभी पार्टनर को ये बात का अधिकार होता है कि वो बिजनेस को कंडक्ट कर सकें। सारे पार्टनर्स को यह अधिकार होता है कि वो अकाउंट्स की कॉपी को चेक कर सकें, जांच कर सकें। अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है तो इंटरेस्ट लेने का अधिकार होता है 6% मिनिमम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट को चार्ज कर सकता है। ये राइट होते हैं सभी पार्टनर्स के जो कि एक पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा सभी पार्टनर को यह अधिकार होता है कि किसी नए पार्टनरशिप फर्म को किसी नए पार्टनर को फर्म में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा सारे ही पार्टनर्स को यह अधिकार होता है कि मान लीजिए अगर कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल अमाउंट से पार्टनरशिप के एक्सपेंसेस को बेयर करता है, पे करता है, तो उस पार्टनर को यह अधिकार रहता है कि वो पार्टनरशिप फर्म से अपने एक्सपेंसेस को ले ले। सभी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट का भी अधिकार होता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर नोटिस देने की जरूरत होती है। तो ये कुछ राइट्स होते हैं जो पार्टनर्स के होते हैं। राइट्स के बाद जो नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा पार्टनरशिप डील। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा हमें क्लियर समझने की जरूरत है कि जो पार्टनरशिप डील होती है वो एक्चुअली होती क्या। पार्टनरशिप डील को बहुत ही सिंपल शब्दों में बताया जाए तो ये एक एग्रीमेंट होता है। जब भी हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म रन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर इस चीज को क्लियरली मेंशन किया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म का पूरा एक ढांचा किस तरह का होगा। तो उसी में कुछ पॉइंट्स हैं जो मेंशन किए गए हैं, उन पॉइंट्स को एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म का नाम पता होना चाहिए, उसके ऑफिस का एड्रेस लोकेशन पता होनी चाहिए, वो उसमें मेंशन होना चाहिए उस डीड के अंदर। इसके अलावा जो पार्टनर्स उसमें पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर
इनरोल हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका नाम और एड्रेस मेंशन होना चाहिए। साथ में ये भी मेंशन होना चाहिए कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, यानी कि हम किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े का कर रहे हैं का इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग का कर रहे हैं, सर्विसिंग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं उसको भी मेंशन होना चाहिए। साथ में ड्राइंग्स के बारे में उसमें मेंशन होना चाहिए कि पार्टनर्स को ड्राइंग दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, ये मेंशन होना चाहिए। पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने % चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे, ये मेंशन होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी जाएगी नहीं दी जाएगी, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इसके बारे में सारी डिटेल रहती है। साथ में पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी नहीं दी जाएगी, अगर दी जाएगी तो कितनी सैलरी होगी, किस % में दी जाएगी, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, किस तरह से गुडविल को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसके बारे में क्लियरली मेंशन होगा। साथ में इसमें अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा फर्म का, हाफ ईयरली करेंगे, ईयरली करेंगे या एनुअली या क्वार्टरली करेंगे, इसके बारे में भी क्लियर मेंशन होना चाहिए। साथ में किस मेथड से हम लोग अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट करेंगे और किस तरह से हम लोग उसको देख सकते हैं, इसके बारे में भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा ऑडिटिंग की बात की गई है कि ऑडिटिंग होगी या नहीं होगी, अगर ऑडिटिंग होगी तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, किस तरह से ऑडिटिंग को पूरा उसका सिस्टम बनाया जाएगा, उसके बारे में भी क्लियर मेंशन होना चाहिए। इसके बाद बिजनेस स्टार्ट किस डेट से होगा, इसके बारे में मेंशन होना चाहिए। साथ में ये भी बताया गया है कि पार्टनरशिप फर्म की ड्यूरेशन क्या होगी, कि कितने साल के लिए हम पार्टनरशिप फर्म करेंगे या कंटिन्यूसली वो पार्टनरशिप फर्म चलती रहेगी। साथ में इसमें ये भी होना चाहिए कि डिसीजन यूज ऑफ डिसीजन गॉर्डन मिसेस मर्रे का एक रूल है, वो हम बाद में बताएंगे क्या होता है, उसके बारे में भी उसमें मेंशन होना चाहिए। साथ में बैंक अकाउंट करंट अकाउंट है तो किस कंपनी के नाम पर होगा, क्या होगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट के बारे में मेंशन होना चाहिए, करंट अकाउंट होगा कंपनी के नाम पे होगा, किस तरह से बनेगा, इसके बारे में पूरी डिटेल होना चाहिए। साथ में एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के क्या क्या रूल होंगे, किस तरह से नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन दिया जाएगा, इसकी पूरी डिटेल होगी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर किसी तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको किस तरह से सेटल किया जाएगा, क्या क्या उसमें चीज़ों को मेंशन किया जाएगा डिस्प्यूट के टाइम पर। इसके अलावा ये भी बताया गया कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है तो वो किस तरह से रिटायर हो सकता है, उसके लिए क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। इन सारे ही 20 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म डीड के दिए हैं, जो कि हम एक पार्टनरशिप फर्म बनाने से पहले इन डीड्स के ऊपर काम करते हैं, इनको प्रॉपर्ली मेंशन करते हैं, एग्रीमेंट पूरा तैयार होता है, तब एक पार्टनरशिप फर्म क्या कह सकते हैं कि वो एग्जिस्टेंस में आती है और वो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो सकती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पार्टनरशिप डीड बनाने के पीछे जो सबसे पहला मेन उद्देश्य ये होता है कि हमारे आपस में किसी तरह के डिस्प्यूट ना हो, हमें अपनी लायबिलिटीज़ के बारे में पता हो, ठीक है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में क्लियरली मेंशन हो, हमें ये पता होना चाहिए कि हम पार्टनरशिप डीड में हमारा क्या रोल है। इसके अलावा हमारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उनको भी हम इसमें आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड बनी या एग्रीमेंट बना है तो उसके हिसाब से हम सारी चीज़ों को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, इसीलिए हमें पार्टनरशिप डीड बना कर चलना चाहिए। लेकिन लास्ट पॉइंट जो है इस थ्योरेटिकल पार्ट का वो है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हम क्या बिना पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट के भी पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बना क्या सकते हैं, बनती हैं और चलती हैं। इसके पीछे रीज़न ये बताया गया कि मान लीजिए दो दोस्त हैं और कभी स्टार्ट किया कुछ, कभी किसी ने सेल कर दिया, कभी कुछ किसी ने सेल कर दिया, उनका कोई ऐसा मूड नहीं था कि आगे फ्यूचर में जाकर वो बिजनेस को बड़ा करेंगे। लेकिन क्या है कि वो सेल करते रहे, काम करते रहे, धीरे धीरे करके आपस में मिलकर रहे थे और एक टाइम पर ऐसा हुआ कि बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अब बिजनेस बहुत ज़्यादा जब बड़ा हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है, तो एक पार्टनरशिप फर्म की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। ऐसी कंडीशन में जब बिजनेस बड़ा हो गया, किसी पार्टनर ने ये नहीं सोचा था कि हम बिजनेस को इस लेवल पे ले जाएंगे और एक पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी, तो पार्टनरशिप फर्म बन गई बिना आपस में किसी तरह के कोई एग्रीमेंट के, बस साथ में काम कर रहे थे, करते करते हो गया ऐसे। तो ऐसे कंडीशन में
जब पार्टनरशिप फर्म डीड नहीं बनाई जाती है तो उस कंडीशन में कुछ रूल्स गवर्नमेंट की तरफ से जो एप्लीकेबल है वो यूज होते हैं अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें ये बताएगी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये बताएगी कि इंटरेस्ट कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी तरह का कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। थर्ड ये है कि सैलरी भी नहीं पे करेंगे, किसी तरह की कोई पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन को पे करना होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मेंशन किया था कि 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि जब किसी भी चीज को हम लोग चार्ज नहीं कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज क्यों कर रहे हैं। इसमें एक चीज यहाँ पर समझ में आती है कि मान लीजिए हमने ए ने और बी ने 1 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किया, कैपिटल किया, तो ये तो 1 लाख रुपए पार्टनरशिप फर्म का होता है, लेकिन पार्टनर्स को और ज्यादा जरूरत है फर्म को 50,000 की, उसको जरूरत है कि 50,000 और चाहिए। ऐसी कंडीशन में कोई भी पार्टनर उसने तो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, तो ये 50,000 के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर से लोन लेना पड़ेगा। वो बैंक से भी ले सकता है, किसी भी फाइनेंशियल कंपनी से लोन ले सकता है। अब जब लोन लेने जाएगा तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, तो ऐसी कंडीशन में वो बाहर तो इंटरेस्ट पे करेगा ही करेगा। तो जब बाहर करेगा तो अगर वही लोन पार्टनर अपने पर्सनल अकाउंट से, अपने अकाउंट से पे कर देते हैं तो उस कंडीशन में उसको लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इसीलिए इंटरेस्ट पर लोन चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट पर लोन पे किया जाता है। वो भले एग्रीमेंट में हो या ना हो, अगर कोई लोन दे रहा है तो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसके बाद एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब बात आती है एडमिशन के न्यू पार्टनर की, तो यहाँ पर बताएंगे कि दोनों आपस की सहमति से किसी नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, उनके आपस में जो सहयोग है होना। इसके अलावा पार्टनर अकाउंट्स को देख सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, बिजनेस को रन करने में हेल्प कर सकते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनी है तो ये सारी चीजें होती हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को यहाँ तक क्लियरली समझ में आया होगा, और जहाँ पर कहीं पर भी कोई पॉइंट नहीं क्लियर है तो आप लोग हमें यहाँ पर क्या करोगे, कमेंट करोगे।